वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। तो f इज इक्वल टू r/2 होता है और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका थर्ड। अगला क्वेश्चन है, किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, वस्तु का प्रतिबिंब बताइए। फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। वस्तु कहाँ पर रखी गई है? 20 सेंटीमीटर। तो देखिए ये r इज इक्वल टू 2f होता है, 2f। तो यहाँ पर फोकस दूरी का डबल करें तो कितना हो जाएगा? 20। तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। वस्तु कहाँ पर रखी गई? 20 सेंटीमीटर पर, फोकस उसके वक्रता केंद्र पर रखी गई। तो जैसा कि आपको पता है कि यदि अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी होती है तो उसी पर बिंदु वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर उल्टा और वास्तविक बनता है। तो इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? तो वस्तु का आभासी बड़ा प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में बनता है जब वस्तु फोकस और अवतल दर्पण के बीच में रखी होती है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाने पर उसका प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी कितनी होगी? तो फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है और वस्तु कहाँ रख दी गई है? 20 सेंटीमीटर पर रखी गई है, मतलब वस्तु कहाँ रखी गई? फोकस पे रखी गई है। तो यदि वस्तु फोकस पे रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो अनंत पर बनता है। जैसा कि आपको पता है, यदि वस्तु फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और अनंत पर वस्तु रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तन नहीं होता है। तो यदि कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, जब एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसमें कौन सा विलक्षण अपरिवर्तित होता है तो उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसा कि अभी क्वेश्चन में बताया गया था। यदि प्रकाश की किरण या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री करेगी तो उसकी तीव्रता, चाल, तरंगदैर्घ्य तो सब परिवर्तित होगी, लेकिन आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक वर्णीय प्रकाश वायु से n अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तित होता है तो आपतित तथा अपवर्तित तरंगदैर्घ्य का अनुपात बताइए। तो आपतित तथा अपवर्तित तरंगदैर्घ्य का अनुपात, देखिए फार्मूला होता है लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा a अपान n। तो वायु से कहाँ आ रही है? इसमें आ रही है, किसी माध्यम में। तो वायु से जब किसी माध्यम में आएगी तो ये हम लिख देंगे, n को इधर भेजिएगा, इसको इधर करिएगा, तो लैम्डा a अपान लैम्डा m इज इक्वल टू n अपान 1, और अनुपात हो जाएगा आपका c, n अनुपात 1, और ऑप्शन सही होगा c। अगला क्वेश्चन है, 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है, माध्यम में तरंगदैर्घ्य बताइए। तो अभी फार्मूला लिखा था लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा a अपान n। लैम्डा a की वैल्यू है 600 और n की वैल्यू है 1.5।
पॉइंट यहाँ पर लगा दिया, हटाया, 0 बढ़ा दिया है। 15 से काटिएगा तो 15 4 जा 60 और आगे आपको 2 0 बढ़ा लेना है तो आंसर मिल जाएगा 400 और ये नैनोमीटर था तो यहाँ पर नैनोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन सही होगा फर्स्ट। एक प्रकाश की किरण निर्वात से n अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा है, तो आपतन कोण बताइए। अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा है तो देखिए यहाँ पर अपवर्तन कोण मतलब R है इज इक्वल टू I/2। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू 2R, I इज इक्वल टू 2R। अब यहाँ पर स्नेल का नियम लगाएंगे तो स्नेल का नियम बनेगा N इज इक्वल टू साइन I अपान साइन R। तो I की वैल्यू 2R निकाल ली तो हो जाएगा N इज इक्वल टू साइन 2R अपान साइन R। अब साइन 2R का फार्मूला लिखेंगे, यानी साइन 2A का फार्मूला होता है तो N इज इक्वल टू 2 साइन R इंटू कास R अपान साइन R। तो साइन R से साइन R कट गया तो ये आपको पता चल गया N इज इक्वल टू 2 कास R। तो यहाँ पर ये cos R इज इक्वल टू n/2, cos R इज इक्वल टू n/2। तो R इज इक्वल टू cos इनवर्स n/2 यहाँ हो गया। अब यहाँ पर आपतन कोण पूछा है I, तो I इज इक्वल टू लिखा था कितना था 2R और R की वैल्यू डाल दीजिएगा तो ये आंसर पता चल जाएगा। I इज इक्वल टू 2 और cos इनवर्स n/2 और ये आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा 2 cos इनवर्स n/2 और ऑप्शन सही होगा बी। अगला क्वेश्चन है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, 1.5 अपवर्तनांक में प्रकाश की चाल बताइए। तो फार्मूला है n इज इक्वल टू वायु में प्रकाश की चाल c बटे माध्यम में प्रकाश की चाल v। तो हमको माध्यम में प्रकाश की चाल इन कांच में निकालनी है तो v इज इक्वल टू c/n। c का मान है 3 × 10⁸ और n का मान है 1.5। तो 1.5 से इसको कैंसिल करिएगा तो सीधा 2 चला जाएगा तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और ऑप्शन सही हो जाएगा ये बी। अगला क्वेश्चन है कांच और जल के अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में मतलब वायु के सापेक्ष 3/2 और 4/3 हैं। कांच का जल के सापेक्ष संदर्भ में जल के सापेक्ष अपवर्तनांक बताइए। थोड़ा ध्यान रखना है, जिसके सापेक्ष होता है वो पहले लिखा जाता है और जिसका अपवर्तनांक होता है वो बाद को। कैसे? यहाँ पर ये कहा गया है जल के संदर्भ में कांच का अपवर्तनांक तो WNG लिखना पड़ेगा। तो WNG होगा
ANG/ANW। तो ANG का जो मान है वो 3/2 है और ANW का मान है 4/3 है। तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई होगा 9/8 और ऑप्शन सही हो जाएगा बी 9/8। अगला क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का है। वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक दिए हुए हैं। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक बताइए। तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक तो कांच का जल के सापेक्ष तो WNG = हो जाएगा ANG/ANW और ANG की वैल्यू जो है वो है 4/3 और ANW की वैल्यू है 5/3। 3 से कट गया तो 4/5 और देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया इसमें, जरा सही कर लीजिएगा इसको। ये है जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो इसको देखिएगा जल के सापेक्ष का अपवर्तनांक WNG बराबर आएगा ANG/ANW। ANG का मान है 5/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4/3। तो 4/3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर एक कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ये मिलेगा 5/4 और ऑप्शन सही होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है कांच से वायु में जाने पर प्रकाश के किस रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान न्यूनतम होता है। तो कांच से वायु में जाने पर सघन से विरल माध्यम में जाने पर किस रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन जाएगा बैंगनी रंग के लिए। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, यह सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, तो अपवर्तन कितने अंश पर होगा। तो अपवर्तन आपका 90 अंश पर होगा, क्योंकि यही परिभाषा ही होती है क्रांतिक कोण की। सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसमें विरल माध्यम में अपवर्तन 90 डिग्री का होता है क्रांतिक कोण कहलाता है और ऑप्शन नंबर होगा आपका सी सही। अगला क्वेश्चन है किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण व्यक्त करता है IC = tan इनवर्स 5/7 है। सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक बताइए। सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक बताना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान देना है। देखिए ये दिया हुआ है IC = tan इनवर्स 5/7। तो यहाँ हम लिखेंगे tan IC = 5/7। अब tan होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार, ये हो जाएगा 5/7। अब इसमें हम कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण निकालने का जो फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का कि कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब के स्थान पे आप लिख देंगे 5 और आधार की जगह पे 7, तो इसका वर्ग करेंगे तो 25
और प्लस आ जाएगा आपका 49। दोनों को ऐड करेंगे तो निकल जाएगा 74, और कर्ण का ये निकालेंगे तो इस पर रूट लगा देंगे तो ये हो जाएगा कर्ण इज इक्वल टू √74। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे साइन सी इज इक्वल टू, क्योंकि साइन सी हमको निकालना है, तो साइन सी होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान है आपका 5 और कर्ण आपने अभी √74 के रूप में पता कर लिया है। तो ये कर्ण साइन सी निकल गया। अपवर्तनांक जो होता है वो n इज इक्वल टू 1/sin c, और n इज इक्वल टू साइन सी का मान आपने निकाल लिया है 5/√74, तो ये 1/5 और √74 चला जाएगा ऊपर। तो ये आपका बन जाएगा n इज इक्वल टू √74/5, और ऑप्शन चला जाएगा आपका सी के साथ। अगला क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सवाल थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, कठिन है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, यदि विरल तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चालें V1 तथा V2 हैं, यानी विरल माध्यम में प्रकाश की चाल V1 है और सघन माध्यम में V2 है, तो सघन माध्यम में क्रांति कोण C है, तो इसमें रिलेशन आपको दिखाना है कौन सा रिलेशन सही है। तो देखिए यहाँ पर n इज इक्वल टू होता है, n इज इक्वल टू ये होता है V2 अपान, या यहाँ पर हम लिख देंगे n, अपवर्तनांक निकालना है तो n इज इक्वल टू N2 अपान N1, और यहाँ पर आ जाएगा आपका V1 अपान V2, V1 अपान V2, और V1 अपान V2 को हम लिखेंगे 1/sin c, तो ये हो जाएगा आपका 1/sin c इज इक्वल टू V1 अपान V2। क्रॉस गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू V1 sin c, V1 sin c। तो V1 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इंटू 1/sin c लिख लीजिए, क्योंकि V2/sin c जाएगा तो sin c को हमने 1/sin c को अलग लिख लिया, और ये 1/sin c को हम कोसेक c कह सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा V1 इज इक्वल टू V2 इंटू कोसेक c, और ऑप्शन चला जाएगा आपका ये डी के साथ, V1 इज इक्वल टू V2 कोसेक c। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 अंश है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल बताइए। तो क्रांति कोण C की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर लिखेंगे n इज इक्वल टू 1/sin c, और साइन C की वैल्यू 30 डालेंगे तो n इज इक्वल टू 1/sin 30, और sin 30 का मान 1/2 होता है, तो n इज इक्वल टू 1/1, और 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो n की वैल्यू 2 निकल गई। अब फार्मूला होता है n इज इक्वल टू C/V, तो V इज इक्वल टू C/n, और C का जो मान है y में प्रकाश की चाल होती है
वो होती है 3 × 10⁸ और यहाँ पर हमने इसको 2 से डिवाइड कर रखा है, तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁸ और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी, 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। विरल माध्यम में वेग इसके सघन माध्यम के वेग का दुगुना है। सघन माध्यम के वेग का कितना है? दुगुना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान बताइए। देखिए ये होता है n = 1/sin c और यहाँ पर ये विरल माध्यम में प्रकाश की चाल और ये हो जाएगी सघन माध्यम में प्रकाश की चाल। v से v तो कट गया, तो ये हो जाएगा 1/sin c = 2 या sin c = 1/2। तो sin c बराबर ये sin 30 हो जाएगा, क्योंकि sin 30 का मान 1/2 होता है, तो c = हो जाएगा 30 अंश। इसलिए जो है आपतन कोण का मान पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आंतरिक आपतन कोण का मान 30 अंश से अधिक होना चाहिए और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद है पसंद आया होगा, कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।